गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज के डिस्कशन के लिए जो हमने एडिटोरियल पिक किया है वो महाराष्ट्र के कुछ बिल्डिंग कोलैप्सेस के केसेस पर बेस्ड है, जिसमें राइटर अपना व्यू देंगे। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं ज़रा। पहला डिफिकल्ट वर्ड जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिसीडिंग। रिसीडिंग वर्ड जो है ये आई से एंड हो रहा है ना। एंड ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्ड जो आई से एंड होता है या वो काम करता है एडजेक्टिव का या फिर वो एक्ट करेगा एज अ वर्ब। इन दोनों में से एक ही पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है वो, जो कि सेंटेंस पर हम एक बार रीडिंग करके फिगर आउट कर सकते हैं। अगर वो क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव, और अगर कोई क्रिया है तो वर्ब। तो आईएनजी जो है वो इन दोनों में से एक काम करता है, ठीक है। तो रिसीडिंग का मतलब होता है घटना, कम होना या फिर मूवमेंट जब बैकवर्ड्स हो। पानी की मूवमेंट को कई बार हम बोलते हैं रिसीडिंग वाटर्स। तो रिसीडिंग वाटर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडी की मूवमेंट है वो पीछे की ओर हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी मोर ऑफ एन एडजेक्टिव अगर क्वालिटी बता रहा है, और अगर ये एक्शन बताएगा तो वर्ब बन जाएगा, पीछे की तरफ मूवमेंट होना या घटना। प्रिकेरियस। प्रिकेरियस वर्ड की एंडिंग जो है वो ओ यू एस से हो रही है, और ये मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। ओ यू एस से एंडिंग का मतलब होता है कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और मतलब क्या होगा इसका? दिस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो डेंजरस है, खतरनाक है या अनसर्टेन है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है ज्यादा, ठीक है। ड्वेलिंग्स। अब ड्वेलिंग्स की जो एंडिंग है ना ये हो रही है एस से। आपने ध्यान रखना है कि कई बार हम एस का यूजेज कब करते हैं, जब आपने किसी शब्द का प्लूरल बनाना है नाउन में, है ना। जैसे नोटबुक का प्लूरल नोटबुक्स कर दिया, बुक का प्लूरल बुक्स कर दिया, हाउस का प्लूरल हाउसेस कर दिया। लेकिन हर बार एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता। कई बार एस लगाने से पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? नाउन, प्रोनाउन, है ना। तो कई बार हमने एस लगा दिया तो वर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन्स, ये सब जो है ये बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्वेलिंग लेते हैं। अगर सिर्फ ड्वेलिंग वर्ड आप कहीं पे देखें कई बार, तो वो एक क्रिया यानी कि वर्ब का काम करता है। ही इज ड्वेलिंग इन दैट सिटी, मतलब कि वो वहां पर रह रहा है। लेकिन अगर इस ड्वेलिंग के साथ मैं एस लगा दूं तो ये बन जाता है एक नाउन, ठीक है। यानी एक आवास, रहने की जगह, रेजिडेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस का यूजेज आपने देखना है, कई बार स्ट्रक्चर जो है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बदल जाएगा। फिर आता है हैपलेस। एल ई डबल एस वर्ड भी जहां लगा होगा ये भी एक एडजेक्टिव का ही काम करेगा। होपलेस याद रख लो। होपलेस किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हो, है ना। तो हैपलेस उससे रिलेटेड हो गया। तो उम्मीद छोड़ दी, अनहैप्पी हो गए, ठीक है। तो ऐसे अनहैप्पी, अनलकी जो फील हो, दयनीय सिचुएशन हो, तो आप बोलते हो कि हैपलेस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैगरिंग पर। अगेन आईएनजी से एंडिंग हो रही है, तो एडजेक्टिव या वर्ब में से एक पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा ये, और इसका मतलब होता है चौंका देने वाला, यानी कि एस्टॉनिशिंग, हैरान कर देने वाली कोई चीज। क्योंकि ज्यादातर ये क्वालिटी बताता है तो ये एडजेक्टिव का प्रिडोमिनेंटली काम करेगा, ठीक है। देन कम्स द वर्ड क्वांटम। क्वांटम वर्ड जो है ना ये क्वांट से बना है ना। क्वांट मतलब क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। यू एम वाले जितने वर्ड्स होते हैं ज्यादातर वो नाउन रहेंगे, और नाउन में भी वो काम क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन का। कई सिंगुलर नाउन्स जो यूएम से एंड होते हैं, आपने ध्यान देना है इस बात को कि उसका प्लूरल बनाने के लिए अगर यूएम वाले वर्ड्स जो कि सिंगुलर हैं, यदि आपने उसका प्लूरल बनाना है तो उसका सिंपल सा तरीका है यूएम की जगह ए लगा दो। जैसे क्वांटम का प्लूरल क्वांटा बन जाएगा, मीडियम का प्लूरल मीडिया, डेटम का प्लूरल डेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप। फिर आता है वर्ड फ्लिम्जी। फ्लिम्जी के लास्ट में वाई आ रहा है, यानी कि ये चीज एडजेक्टिव बनेगी। वाई से एंड होने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स भी बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन वाई से एंड होने वाले एडवर्ब्स जो है ना, उसकी ये निशानी होती है कि वाई हटा दो तो वो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे लेटर से मैं बोल दूं प्रॉपरली, तो प्रॉपरली में वाई लग रहा है, एल वाई लग रहा है इनफैक्ट उसमें, और उसको हटा दो तो प्रॉपर खुद में एक एडजेक्टिव है। तो इसलिए प्रॉपरली जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई लगा है तो ये एडजेक्टिव रहेगा, और इसका मीनिंग होता है कुछ कच्चा मटेरियल जब यूज करते हो, कोई कच्ची चीज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ज्यादा,
तो वो फ्लिम्जी होगा। फिर बात करते हैं इंसेंटिवाइज की। इंसेंटिव वर्ड किसको बोलते हैं? इंसेंटिव बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आपको प्रोत्साहन एनकरेजमेंट देते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा नहीं पढ़ता जब, तो उसको हम एक लालच दे देते हैं कि नो पढ़ लो वरना तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें लेट्स से एक्स वाई जेड चीज मिलेगी। तो वो क्या है? वो एक इंसेंटिव हो गया उसके लिए। तो इंसेंटिवाइज करना मतलब आपने उसको वर्ब बना दिया, यानी प्रोत्साहन देना, कोई भी ऐसा रीजन देना जिसकी वजह से हम कुछ कार्य करने की इच्छा रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल प्रिकेरियस हाउसेस ऑन बिल्डिंग कोलैप्सेस। तो यहाँ पे राइटर ने जो एडजेक्टिव यूज किया है हाउसेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वो क्या यूज किया है? प्रिकेरियस। ठीक है, सो प्रिकेरियस हाउसेस एज इन डेंजर में है, अनसर्टेन है, वो कितनी देर टिक सकते हैं कितना नहीं, है ना। सो बिल्डिंग कोलैप्सेस के बारे में ये बात की जा रही है। Bhiwandi, a suburban town in the Mumbai metropolitan region, has witnessed building collapse in the receding weeks of the monsoon. तो एक सब अर्बन किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, एक पूरा सिटी नहीं बनाया अभी, तो एक छोटा सा एक टाउन है जिसमें अभी बिल्डिंग कोलैप्स का केस हुआ है रिसीडिंग वीक्स ऑफ मानसून में। मानसून जब पीछे की ओर वापस जा रहा है उन हफ्तों में। Killing at least 20 people including minors, exposing once again the precarious condition of many dwellings in one of the India's more prosperous states. तो यानी कि अगर हम बात करते हैं ये प्रिकेरियस कंडीशंस जो हैं, जो ये यू कैन से अनसर्टेन रिस्की कंडीशंस हैं इन घरों की, उसको एक्सपोज किया है इस सिचुएशन ने। Many more helpless residents and workers of a power loom unit operating in the aging three-storied building were trapped under the debris. Many more helpless residents. Helpless क्यों बोला गया है? Because helpless हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी और रेजिडेंट्स जो थे वो, और कुछ पावर लूम के यूनिट के जो वर्कर्स थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो इस डेब्री में ट्रैप हुए हैं। डेब्री बोला जाता है मलबे को। जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो वो जो मलबा होता है उसे डेब्री बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो, एज बोलते हैं उम्र को, लेकिन जब आईएनजी लग गया तो इसको एडजेक्टिव बना दिया, तो एजिंग मतलब जो पुरानी हो रही है। ठीक है, तो 3 स्टोरी की जो बिल्डिंग, जो काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग थी, उसके डेब्री में वो ट्रैप्ड हैं। Legal liability and responsibility for the disaster have inevitably fallen on the owner of the structure and some municipal officials for failing to abide by pre-monsoon safety audits. जो लीगल लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिजास्टर की, वो जाती है ओनर को और कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को, क्योंकि प्री मानसून से पहले की जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है, उसको ये लोग अबाइड नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए। इनएविटेबली वर्ड में भी देखो एल वाई लास्ट में आ रहा है, यानी ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो इनएविटेबल किसको बोलते हैं? जो होकर ही रहना है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है, इसकी जो यू कैन से लाइबिलिटी है वो जाती है ओनर को और कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को, क्योंकि प्री मानसून के जो सेफ्टी ऑडिट्स थे, जो मेजर स्टेप्स लेने चाहिए थे सेफ्टी के, वो नहीं हुए। The monsoon has brought such disasters unfailingly to coastal Maharashtra, including Mumbai, for years now. Unfailingly में भी देखो एल वाई लास्ट में आ गया, एडवर्ब बन गया है। अन का मतलब क्या होता है? कि जो भी आगे वर्ड लिखा है उसका ऑपोजिट, तो फेल होना, ऑपोजिट अन। तो अनफेलिंगली, बिना फेल हुए, बिना किसी यू कैन से रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सालों से हर साल मानसून में ऐसे डिजास्टर्स होते रहे हैं। इन जुलाई 7 people died in the commercial capital मुंबई को बोला गया है, when 2 tall buildings in densely populated working class areas crashed after heavy rain। जुलाई के महीने में भी 7 लोगों की डेथ हो गई थी, जब 2 बिल्डिंग्स जो थी वो इस बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, काफ़ी ज़्यादा लोग जहाँ पे रह रहे थे, स्पेशली वर्किंग क्लास को अगर हम देखते हैं, वो वहाँ रह रही थी, तो वहाँ पे 7 लोग जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से बारिश में उनकी डेथ हो गई। Another incident in Mahad in the rain-drenched Raigad district killed many in August। एक और इंसिडेंट के बारे में बात करी है राइटर ने, अगस्त में जो हुआ सेम बिल्डिंग कोलैप्स का इंसिडेंट जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई। These traumatic calamities, ट्रोमैटिक का मतलब होता अगेन आई से लग गया, यानी कि ये चीज़ एक एडजेक्टिव रहेगी, ये बात हमने ध्यान रखनी है। ट्रॉमा किसको बोलते हैं? ट्रॉमा इज यू कैन से एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप मेंटली और फिजिकली बहुत शॉक में चले जाओ। ठीक है,
सो ट्रॉमेटिक का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ट्रॉमा क्रिएट कर रही है। और कैलामिटीज किसे बोलेंगे? कैलामिटीज बोलते हैं किसी त्रासदी को, किसी डिजास्टर को। तो ये जो डिजास्टर हुआ जिसमें ऑब्वियसली काफी ट्रॉमेटिक एक डिजास्टर रहा है, इट इज सिमिलर टू मेनी अदर्स इन रिसेंट ईयर्स एंड इट पॉइंट्स टू अ वरिंग ट्रेंड। अब वरिंग में भी देखो लास्ट में आईएनजी लग गया है, यानी ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा ट्रेंड बन गया है ये जो कि काफी चिंता का विषय है। कोस्टल महाराष्ट्र हैज ऑफन रिसीव्ड अ स्टैगरिंग क्वांटम। स्टैगरिंग का मतलब क्या था? चौंका देने वाला एक क्वांटम है, चौंका देने वाला एक, यू कैन से एक नंबर है मॉनसून रेनफॉल का महाराष्ट्र में। और थाने डिस्ट्रिक्ट की राइटर बात कर रहे हैं स्पेशली भिवांडी की, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 240 टू 40 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए, और जो रिकॉर्ड हुई थी रेनफॉल वो थी 320 की। दिस इज एन अलार्म सिग्नल टू दी गवर्नमेंट। फ्लिम्सी बिल्डिंग्स, जो काफी यू कैन से कच्ची जो बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, स्पेशली वो जो कंस्ट्रक्ट हुई थी 1970s में, दे आर इन डेंजर ऑफ कोलैप्स। वो कोलैप्स की खतरा है उनमें। while their owners and residents are unable to fund their maintenance। और जो ओनर हैं उन बिल्डिंग्स के, जो रह रहे हैं, रेजिडेंट्स हैं जो वहाँ के, वो उसकी मेंटेनेंस को फंड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा जो है वो उसमें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा देखो, मेंटेन की स्पेलिंग में टी के बाद AIN आता है, लेकिन मेंटेनेंस में ई आता है। ये बहुत मिस्टेक काफी स्टूडेंट्स करते हैं, हमने ध्यान रखना है। दूसरी बात, लास्ट में ANCE आ रहा है, तो ANCE जो है ये भी नाउन का काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं ऐसे वर्ड्स, ठीक है। सो राइटर के कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है, स्पेशली जो 70s के टाइम की जो बिल्डिंग बनी हुई है, उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी मुश्किल है। Weaker economy in the post-COVID-19 phase will render expensive repairs even less feasible। और अगर कोविड-19 के फेज के बाद का जो फेज देखते हैं, पोस्ट कोविड-19 फेज देखते हैं, उसमें इकोनॉमी ऑलरेडी वीक होगी। तो उस वीक इकोनॉमी में इतने महंगे रिपेयर्स कराना और भी कम पॉसिबल हो जाएगा। Ending the tragic episodes of building collapses will require Maharashtra to raise the bar for municipal services, beginning with safety audits। Raise the bar का मतलब होता है लेवल बढ़ाना। तो राइटर के हिसाब से अगर ये बिल्डिंग कोलैप्सेस के केसेस को खत्म करना है, तो सबसे पहली चीज होगी कि सेफ्टी ऑडिट्स को महत्व दी जाए, सेफ्टी ऑडिट से स्टार्ट किया जाए, और जो बार है उसको रेज किया जाए, लेवल जो है सर्विसेज का उसको रेज किया जाए। It is true that Mumbai's municipal government has been identifying and classifying buildings based on hazard levels for some time now। कि जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है मुंबई की, उन्होंने हैजर्ड लेवल्स, जो डेंजर लेवल है कि कितना डिजास्टर हो सकता है, तो उस डेंजर लेवल के हिसाब से उन्होंने बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना शुरू किया और क्लासिफाई करना शुरू करा है, रिसर्च करके प्रॉपर कि कौन सी बिल्डिंग जो है उसका हैजर्ड लेवल जो है वो क्या रहेगा। और इस सर्च के हिसाब से उन्होंने पिछले साल 499 बिल्डिंग्स को डेंजरस स्टेट में गिना है कि वहां पे जो रहना है वो खतरे से खाली नहीं होगा। This program must now include suburban local bodies such as the Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation, which lack the capacity and resources to carry out a comprehensive check। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिटेल में जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, डिटेल्ड हो। तो राइटर ये कह रहे हैं कि काफी लोकल बॉडीज हैं, जैसे एग्जांपल दिया है भिवांडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और भी बहुत सारी जो सब अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो उनके पास कैपेसिटी, वो पोटेंशियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली एक यू कैन से डिटेल्ड इतना चेक करें। सो राइटर यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम में ऐसे भी लोकल बॉडीज को इंक्लूड कर लिया जाए। On the other hand, building owners must be incentivized to carry out safety repairs। जो सपोर्ट हो, जो राइटर कह रहे हैं, विद द सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं बिल्डिंग ओनर्स को, कि उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएं, कुछ इंकरेजमेंट दी जाए, जिससे कि वो सेफ्टी रिपेयर्स को करवाने के लिए थोड़ा इंकरेज हो। एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं कि सर्टिफाइड एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल हो, कि इस तरह के एक्सपेंडिचर को, खर्चे को हम ये बोलें कि वो टैक्स डिडक्टेबल होगा, ठीक है, टैक्स में उनको थोड़ा यू कैन से डिडक्ट किया जाएगा उस खर्चे को। तो इस तरह का अगर इंसेंटिव देते हैं तो बिल्डिंग ओनर्स क्या थोड़ा इनकरेज होंगे सेफ्टी रिपेयर्स करवाने में।
Mumbai's municipal engineers have in the past complained of political interference in the enforcement of political norms, but as Monday's accident makes clear, safety depends on quality. काफ़ी मुंबई के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उन्हें लागू करवाने में काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, ये कंप्लेन थी उनकी। और राइटर ये कह रहे हैं कि मंडे के एक्सीडेंट ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो सेफ्टी है वो डिपेंड करती है क्वालिटी पे। ठीक है, आप कैसी क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, आपकी सेफ्टी उसी पे डिपेंड करती है। अ मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, ठीक है, इंटेंस। एक बहुत ही डीप क्वेश्चन जो है, एक इंटेंस स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है, whether purely market led approaches to housing can support Mumbai's ambition for growth, when its poorly housed workers might be better served by a hybrid solution that includes decent affordable social accommodation. मुंबई का जो एम्बिशन है, जो एक गोल है ग्रोथ का, कि ग्रोथ करनी है, ठीक है, और हाउसिंग बढ़ानी है, क्या वो हाउसिंग की जो अप्रोच है वो सिर्फ मार्केट पे बेस्ड हो सकती है? क्या सिर्फ मार्केट को देखते हुए हम ये एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं? जबकि मुंबई के जो हाउसिंग, अगर हम बात करें वहाँ के जो पुअरली हाउस्ड वर्कर्स की, बेहतर ये रहेगा उनके लिए कि उनको एक हाइब्रिड सोल्यूशन मिले। हाइब्रिड का मतलब होता है एक से ज़्यादा टाइप ऑफ चीज़ों को जब आप मिक्स कर देते हो, तो एक हाइब्रिड सोल्यूशन की ज़रूरत है जिसमें कि उन्हें एक डिसेंट अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिले। डिसेंट अच्छे लेवल की, अफोर्डेबल किफ़ायती हो, और सोशल अकोमोडेशन सोसाइटी में रहने की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ मार्केट को देखकर ही हम अप्रोच रख सकते हैं ग्रोथ की, या हमें एक हाइब्रिड सोल्यूशन की ज़रूरत है, एक और चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर महाराष्ट्र इज़ टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रायोरिटी, जो अर्जेंसी है, वो क्या है कि इस प्रॉब्लम का स्केल देखा जाए कि ये कितना बड़ा स्केल है इस प्रॉब्लम का। आइडेंटिफाई किया जाए वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स को, सबसे वीक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, और एक प्लान लॉन्च किया जाए इस तरह के डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर्स ने कुछ सजेशंस दिए हैं, प्रॉब्लम डिस्कस की है और कुछ सजेशंस दिए अपनी तरफ से जो कि फॉलो किए जा सकते हैं इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं उन्हें आगे होने से प्रिवेंट करने में। फाइन, तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किसी भी पैसेज में अगर आप क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले ना क्वेश्चन जो आपके इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं, जिसमें कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात ट्रू नहीं है, राइटर इनमें से कौन सी बात से अग्री कर रहे हैं, कौन सी बात से अग्री नहीं कर रहे, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अब अगर यही एग्जाम्पल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सी बात ट्रू नहीं है पैसेज में। Expensive repairs will become even less feasible due to a weaker economy in the post COVID-19 phase। तो ये जी बिल्कुल सही है, हम ये पढ़ के हटे हैं अभी कि कोविड-19 के बाद के फेज में इकोनॉमी वीक होने की वजह से रिपेयर्स करवाने मुश्किल हो जाएंगे। ट्रू है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिजास्टर हैज कर दो इसको, हैज inevitably fallen on the owner of the structure and some municipal officials। बिल्कुल, ये भी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर और कुछ ऑफिशियल्स पे जाती है। Particularly those buildings constructed in the 1970s are in danger of collapse। बिल्कुल, ये भी हम पढ़ के हटे हैं कि पुरानी फ्लिम्सी बिल्डिंग्स जो हैं 70s की, जहाँ पे मेंटेनेंस मुश्किल हो गया है, वो डेंजर वहाँ पे ज़्यादा है कोलैप्स होने का। ओनर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ फ्लिम्सी बिल्डिंग्स आर एबल टू, अब देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम ना एक सेंटेंस देखते हैं पैसेज में और अगर वही सेंटेंस हमें ऑप्शन में मिल जाए ना, हम उसे मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ना सारा सेंटेंस वही हो सकता है, बट एक कीवर्ड बदल गया, और उस कीवर्ड को बदलने से पूरा मीनिंग बदलता है। वो अनेबल को हमने एबल कर दिया तो मीनिंग बदल गया। तो आपने ध्यान रखना है कि कीवर्ड सेम होने चाहिए या मीनिंग जो है वो सही आना चाहिए। सो ये तो रॉन्ग है, वहाँ पे बोला गया था कि अनेबल है, हमने बोल दिया एबल। सो यहाँ पे नॉट ट्रू ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट, legal liability and responsibility for the disaster have inevitably fallen on the owner of the structure and some municipal officials due to। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है डिजास्टर की, वो ओनर पे और कुछ ऑफिशियल्स पे जा रही है। रीजन क्या है, देयर फेलियर टू अबाइड बाय प्री मॉनसून सेफ्टी ऑडिट्स। हाँ जी, ये रीजन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे वो उसको फॉलो नहीं कर पाए।
सेकंड बात हो रही है क्रैश ऑफ 2 टॉल बिल्डिंग्स, जो 2 टॉल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसका जो क्रैश हुआ, वो कोलैप्स हुई, ये बात डिस्कस हुई है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है। थर्ड पॉइंट भी देखो, डिजास्टर्स रेकर होते हैं मॉनसून में, ये रीजन नहीं है, ये डिस्कस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये रीजन नहीं है। हाउसिंग पुअर है, डिस्कस हुआ है, बट नॉट अ रीजन, ठीक है। सो ऑप्शन ए हैज टू बी दी आंसर। बात करते हैं सिमिलर मीनिंग वाले क्वेश्चंस की। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिमिलर मीनिंग वाले, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स बताइए, है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से वर्ड्स मिलें तो सिंपल सा तरीका होता है, जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है ना, उसको पैसेज में एक बार देखो कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है, उस सेंटेंस का मीनिंग देखना शुरू करो, सेंटेंस को फिगर आउट करो और फिर वहां से उस वर्ड को देखो कि वो किस वे में यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काम कर जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करती है, मान लो कि आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो वर्ब है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा दिख रहा है जिससे पता चल रहा है कि ऑप्शन तो नाउन है, तो वो तो वैसे ही आंसर नहीं होगा आपका। या एडजेक्टिव है, क्वालिटी वाला वर्ड है, लेकिन वहां पे एल वाई आ गया जो कि एडवर्ब लग रहा है आपको, तो वो आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच कई बार काफी हद तक हेल्प कर जाते हैं हमें आंसर फाइंड आउट करने में। इसके अलावा वर्ड रूट्स बहुत हेल्प करते हैं। वर्ड रूट कैसे हेल्प करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव शब्द है, और आपने उसके सिमिलर मीनिंग निकालना है, तो पॉजिटिव का सिमिलर मीनिंग तो पॉजिटिव ही होगा। तो कोई ऐसा वर्ड रूट जैसे अन हो गया, डिस हो गया, मिस हो गया, जहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, वो वैसे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। वाइसा वर्सा, अगर नेगेटिव वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट निकालना है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वर्ड रूट पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पर तो बहुत क्लियर है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वेरी इंटेंस या डीप के लिए वर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोफाउंड होगा, फाइन। आगे चलते हैं, टोन ऑफ द पैसेज। टोन ऑफ द पैसेज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते हैं। सबसे पहले तो इन चारों को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टोन होती है जहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया जाए, यानी कि किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। जैसे लेटर से कि मैं कोई XYZ जगह के बारे में बताती हूँ और ये बताऊँ कि वो कितने किलोमीटर दूर है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, कैसा उसका आर्किटेक्चर है, क्या क्या पाया जाता है वहाँ पे, तो डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मेरा जो ऐसे होगा या पैसेज होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा। क्रिटिकल पैसेज वो होता है जिसमें कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक साइड को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सार्कास्टिक में हम किसी भी पैसेज को एक व्यंग्यात्मक यानी कि एक टॉन्ट जो है, या एक यू कैन से एक थोड़ा कॉस्टिक वे में, या एक एक टॉन्ट मारा जा रहा है किसी प्रॉब्लम को, थोड़ा सा फनी एंगल दिया जाए, तो एक व्यंग्य कसा जाए जब, तो वो सार्कास्टिक होता है। सजेस्टिव का मतलब होगा, नाम से ही पता चल रहा है, सजेशन। किसी आर्टिकल में राइटर ने कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि जी ये प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में उन्होंने सजेशंस दिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये तरीके हो सकते हैं, तो वो सजेशंस जब दिए गए किसी प्रॉब्लम के, तो वो सजेस्टिव पैसेज होगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो पैसेज जो आज हमने डिस्कस किया है उसमें राइटर ने पहले प्रॉब्लम डिस्कस की, उसके बाद उन्होंने अपने ओपिनियन दिया कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी सजेशंस दिए उन्होंने। तो ये टोन जो रहेगा पैसेज का, दिस विल बी सजेस्टिव, फाइन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी मिल सकते हैं। आपने वोकैब को जितना स्ट्रॉन्ग हो वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम रीडिंग कीजिए। आप जितनी रीडिंग करोगे आपको कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा, और आपके जो पैसेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होंगे, एंड ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सही जाने शुरू हो जाएंगे, फाइन। तो आज के लेक्चर में दिस वाज ऑल। कीप रीडिंग एज मच एज यू कैन, फाइन, थैंक यू।